बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। एक नारा मुलाहिज़ा कीजिए, पकड़ो मारो छोड़ना नहीं, भागने ना पाए। ये नारा मैं और आप और हमारे जैसे कई लोग लगा रहे होते अगर नवाज शरीफ की तरह इमरान खान साहब भी पाकिस्तान को छोड़कर चले जाते, अगर नवाज शरीफ की तरह नई तारीख रकम ना करते कि मुजरिम जो सजा याफ्ता है वो अपने इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर चला गया और इमरान खान भी उसी रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तान को खैरबाद कह देते, तो हम भी यही नारा लगा रहे होते। अगर नवाज शरीफ की तरह जनरल बाजवा से डील कर लेते और किसी और जनरल से इमरान खान डील कर लेते, तो हम भी यही नारा लगा रहे होते कि पकड़ो मारो छोड़ना नहीं और भागने ना पाए। लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान में मौजूद हैं और नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। नवाज शरीफ की तरह बहुत सारे ऐसे किरदार, मरूसी बोने, सियासी बोने, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, इक्तदार में आने के लिए तरह तरह की तदबीरें और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जैसे चोर दरवाजे बनाने पर इस वक्त अपनी तमाम तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। अगर इमरान खान भी कुछ ऐसा कर रहे होते तो हम भी यही नारा लगाते कि पकड़ो मारो छोड़ना नहीं और भागने ना पाए। लेकिन खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत की पूरी इक्वेशन जो है ना, इसको बदल कर रख दिया। खान साहब तन तनहा खड़े हुए हैं। उनके खिलाफ एक नहीं बल्कि 156 मुकदमात, लोग अपने थंबनेल्स के अंदर बड़ा फख्र से लिखते हैं कि अब तक 156 मुकदमात का सामना कर रहे हैं। लोगों को तोड़ दिया गया। पार्टी जो जितनी भी एफिलिएशंस थी उन्हें जबरदस्ती तब्दील करवाया गया, लेकिन इमरान खान टूटे नहीं, वो आज भी खड़े हुए हैं। और जितने मुकदमात आपने बनाए, अदालतें माने या ना माने, कोई और माने या ना माने, और वक्त का मौर्रिख माने या ना माने, IMF नहीं मान रहा। IMF मानता नहीं है जी इन मुकदमात को। IMF समझता यह है कि पाकिस्तान में आज भी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये कोई रेट्रिक नहीं है, कोई अल्फाजी मैं आपके साथ नहीं कर रहा, बल्कि जो हकाइक और जो पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई उसके तनाजुर में ये मैं आपके सामने हकाइक बयान कर रहा हूं। IMF इस वक्त जमान पाक में खान साहब के दर पे पड़ा है, खड़ा है, और वो कुछ गारंटीज मांग रहा है। ये गारंटीज क्या है? पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान एक हकीकत है, बाहर की दुनिया ये क्यों मान रही है, और कुछ सवालात हमने इस मुलाकात से मुतल्लिक तरतीब दी है। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि IMF क्यों इमरान खान से गारंटीज मांग रहा है। चूंकि डील तो किसी और ने की, हुकूमत किसी और की है, चला कोई और रहा है, लेकिन इसके बावजूद जरूरत पड़ी इमरान खान की हां की, और इस हां के लिए IMF का वफ्द जो है वो जमान पाक में व्यूअर्स पहुंचा है। और फिर एक खबर भी मेरे पास है, इलेक्शन कब होंगे और हुकूमत कब तहलील कर दी जाएगी, और हुकूमत वक्त से पहले तहलील क्यों की जा रही है, इसकी बुनियादी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर कुछ लिटिल मिनियंस हैं इस हुकूमत के जिन्होंने IMF के हवाले से अपना एक रद्द अमल दिया, और ये रद्द अमल क्या था और इसका जवाब भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम चंद सवालात इस पूरी मुलाकात के हवाले से। IMF को स्टैंड बाय प्रोग्राम पर इमरान खान की ताईद क्यों चाहिए? कह सकता था ना कि जनाब हुकूमत वक्त जो ड्राइविंग सीट में है वो जाने और लोग जाने, लेकिन हुआ क्या? IMF खुद चलकर गया, और इसका एक उज़र या इसे एक्सक्यूज कहना चाहिए जो पाकिस्तान की दीगर जमातों की तरफ से जो इक्तदार में इस वक्त मौजूद हैं, वो ये कहती हैं कि जनाब ये कोई अलग मुलाकात नहीं है, ये बल्कि पीपल्स पार्टी से भी हुई, जितनी बड़ी बड़ी जमातें हैं उनके साथ भी हुई। चलें, एक बात तो तय हो गई कि आपने नहीं माना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी ताकत है, वोट बैंक मौजूद है, स्ट्रीट पावर मौजूद है, लोग मौजूद हैं, जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बल्कि वो इदारा जिसके आप तरले करते रहे, मिन्नतें करते रहे कि खुदा के लिए हमारी बात मानो, वो मान रहा है और आपको मनाने पर मजबूर भी कर रहा है। कुछ बयानात भी जारी किए गए हैं
कोऑर्डिनेटर हैं जी शहबाज शरीफ साहब के, उसकी तरफ भी मैं आऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, अगला सवाल जो इसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है कि आईएमएफ इमरान खान की राय को कितनी अहमियत दे रहा है। आपको याद रखना चाहिए, इससे पहले भी आईएमएफ पाकिस्तान के जो सियासी जितने भी हालात थे उनके ऊपर एक गहरी नजर रखे हुए था, और इदारे जब हुकूमतों से डील करते हैं ना, तो ये समझते हैं कि ऐसे ममालिक जहां पर एक हुकूमत मौजूद हो और किसी भी वक्त वो गिर सकती है क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद है, तो फिर जितने भी मुआहदे हैं वो हुकूमतों से नहीं होंगे, वो रियासत से होंगे। और रियासत से जब मुआहदे होते हैं उन्हें आप तोड़ नहीं सकते। इसलिए खान साहब की जो हकीकत है, खान साहब की पार्टी की जो हकीकत है, वो आईएमएफ को बखूबी मालूम है। और ये एक बहुत बड़ा तमाचा है मौजूदा हुकूमत के मुंह के ऊपर, क्योंकि जितने मुकदमात आपने बनाकर इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की कोशिश की, उसका जवाब हाजिर है। और ये जवाब आपको उस इदारे ने दिया जिसके आप तरले और मिन्नतें कर रहे थे। आप कह सकते थे ना कि हुकूमत के अंदर हम बैठे हुए हैं, मुआहिदा आप हमसे करें, आप इमरान खान के साथ और पास क्यों जा रहे हैं। अगर मुआहिदे रियासतों के साथ होते और पॉलिटिकल कहीं ना कहीं एक जरूर नुक्ता मौजूद है, और ये रियलाइजेशन है आईएमएफ के पास भी कि जनाब हमने इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना है और बात करनी है। व्यूअर्स, इसके अंदर एक और एंगल भी छुपा हुआ है। आईएमएफ जो भी बात करता है ना, वो अमेरिका की बात होती है। यह नहीं हो सकता कि आईएमएफ का कोई वफ्द यहां पर आए और अमेरिका की इसमें मर्जी शामिल ना हो। अमेरिका बखूबी जानता है आपके ताल्लुकात चाइना से बढ़ रहे हैं, आप चाइना के करीब जा रहे हैं। गो ये सही है गलत है ये अलग बहस है, लेकिन अमेरिका इसको मॉनिटर कर रहा है। अमेरिका ने आईएमएफ को यकीनन इशारा कराया होगा और कहा होगा कि जाओ और इमरान खान से भी मिलो, और ताकि हुकूमत वक्त और इनके हैंडलर्स के ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप हो सके कि जिसको हम माइनस कर रहे थे असल तो हकीकत वही है। गो के अमेरिका का इमरान खान की हुकूमत गिराने में एक बुनियादी किरदार था, लेकिन अमेरिका ने इस सिचुएशन को बड़ी जहानत के साथ और भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए वफ्द को अमेरिका यानी अमेरिका के कहने के ऊपर आईएमएफ का वफ्द जो है वो ज़मान पाक पहुंचता है और वहां पर राय जो है वो ली जाती है। फिर इमरान खान ने आईएमएफ वफ्द को क्या बताया। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ जो हमाद अजहर साहब हैं उनकी एक ट्वीट भी शामिल है, और उन्होंने आईएमएफ के वफूद के साथ जो मुलाकात थी इससे पहले भी ये ट्वीट के अंदर कहा कि हम आईएमएफ के साथ कई हफ्तों से राब्ते में हैं, और आईएमएफ क्या कर रहा है पाकिस्तान में और किस किस्म की डील चाहता है और क्यों डील अभी तक नहीं मिली, यानी हमारे ये नॉलेज में था और आईएमएफ से हम मुसलसल राब्ते में थे। अच्छा, फिर सख्त तरीन आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मुत्तफिक है, ये भी एक बुनियादी सवाल है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मुत्तफिक होगी? देखें, इस सिचुएशन के अंदर आप इसको पॉलिटिकली तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने के ऊपर इस डील को ख़त्म कर दिया जाएगा या आईएमएफ पीछे हो जाएगा, ये शायद अब इतना आसान नहीं होगा और खान साहब ऐसा करेंगे भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने अपनी अहमियत को इंटरनेशनली ज़रूर मनवाया, और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो अपना किरदार इमरान खान के हवाले से ज़रूर अदा कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और उनकी जमात एक बड़ी हकीकत है, और मुल्क के अंदर जब भी इलेक्शन होंगे आप इसको फरामोश नहीं कर सकते। अब व्यूअर्स, एक और जो इंतहाई अहम नुक्ता है कि असद उमर आईएमएफ की मीटिंग से गायब हैं और इमरान खान ने उनको क्या आउट कर दिया है। आपको याद होगा कि कुछ अरसे से असद उमर साहब के बयानात पार्टी चेयरमैन के हवाले से कोई इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, और 9 मई के वाकयात के हवाले से भी उनका एक अपना मौक़िफ़ था। जब भी उनसे सवाल किया जाता, किसी भी पेशी पर वो अपीयर होते, तो वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं देते। इमरान खान के हवाले से उनका एक अपने मौक़िफ़ है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसके ऊपर वो डटे हुए थे। उन्होंने अपने आप को पार्टी से अलग नहीं किया, लेकिन एक काम ज़रूर हुआ, इमरान खान ने उन्हें इस पूरी मीटिंग से जो है वो अलग कर दिया है। पीटीआई की मुआशी टीम अब शौकत तरीन और हमाद अजहर के हवाले है। बिल्कुल, शौकत तरीन साहब भी जो हैं वो डटे रहे, खड़े रहे, और हमाद अजहर इज़ अ यंग लीडर। मैं उन्हें लाहौर में देख चुका हूँ किस तरह वो काम करते हैं, और हमाद अजहर जो हैं यकीनन फ्यूचर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जिस मौक़िफ़ पे वो कायम थे
ڈٹے ہوئے تھے، آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں اور ایک رتی برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ مجھے بہت پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جو حماد اظہر صاحب ہیں وہ زیادہ لوئل ثابت ہوں گے۔ آج جو اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا، وہ یقیناً آئی ایم ایف کی اس میٹنگ میں ان کا نہ ہونا، یعنی اسد عمر کا اور حماد اظہر کا ہونا، یقیناً ایک یہ بڑا ٹرن ہے اور ایک بڑا ثبوت ہے جس قسم کا اعتماد کا اظہار جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب مقدمات اور گرفتاریاں، آئی ایم ایف اندرونی انتشار سے کتنا پریشان ہے؟ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں نا جی، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ناممکن ہے، آپ ملک کو چلا نہیں پا رہے۔ آپ کو مساق معیشت کرنے کی ضرورت محسوس تو ہوتی ہے، لیکن مساق جمہوریت کرنے کی ضرورت محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ مساق سیاست کرنے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اگر پاکستان کے اندر ایک ایسی جماعت کو آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے نا تو آپ کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ آج یوم تقدس منایا گیا، پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے جھنڈے نظر آئے، ریلیاں نکلی، کیا لوگ ڈر گئے؟ گھروں میں بیٹھ کے نہیں بیٹھے۔ آپ نے کچھ ویژولز بھی یہ میں نے دیکھے ہیں کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ جھنڈوں کو موٹر سائیکل سے اتار رہا ہے، یعنی نفرت آپ نے اتنی پھیلا دی۔ آئی ایم ایف کے دل سے آپ نفرت کیوں نہیں پھیلا رہے؟ کیونکہ لوگ جو ہیں باہر کی دنیا، وہ 2+2=4 کرنا جانتی ہے۔ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو رہا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، وقتی طور پر کسی کو اوپر لانے کے لیے پیچھے دھکیلا جائے گا، سب کچھ کیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ کیسز آپ چلائیں، لوگوں کو پابند سلاسل کریں، افراتفری پھیلائیں، جمہوریت کو ڈی ریل کر دیں، سب کچھ کر لیں، لیکن آئی ایم ایف نے ایک واضح اعلان کر دیا، پیغام دے دیا کہ عمران خان اس نظام کی ایک حقیقت ہے، میجر سٹیک ہولڈر ہے، ایک بڑی جماعت ہے، اور اسے اس سیاسی نظام سے آپ الگ کرنے کے لیے طرح طرح کی پلاننگز کریں، لیکن معاشی استحکام سے اس جماعت کو آپ دور نہیں رکھ سکتے۔ ویورز، یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ اب حکومت وقت نے دینا ہے، کیونکہ ان سوالوں کے ارد گرد حکومت وقت کی ہار جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ ویورز، ایک ایسی ملاقات زمان پاک میں جس کی توقع کم از کم موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو درپیش مشکلات کے تناظر میں تو نہیں کی جا رہی تھی، مگر اس ملاقات کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ عمران خان اب بھی پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ ہیں اور اہم امور پر ان کی رائے اور سپورٹ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ حال ہی میں ہونے والے $3 ارب کے 9 ماہ طویل سٹینڈ بائی معاہدے کے حوالے سے آئی ایم ایف وفد نے زمان پاک میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، ان کی معاشی ٹیم سے ملاقات کی۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ملاقات کا بظاہر مقصد آئی ایم ایف کا اس سٹینڈ بائی معاہدے کے اپنے 12 جولائی کو ہونے والے اجلاس میں حتمی منظوری سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اعتماد میں لینا ہے اور ان کو اس معاہدے کے اہم نکات سے آگاہ کرنا ہے۔ اگرچہ آئی ایم ایف اس سلسلے میں دیگر جماعتوں سے بھی ملی، مگر پہلا نمبر پاکستان تحریک انصاف کا، جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاشی امور کے حوالے سے عمران خان ان کی جماعت کو بین الاقوامی ادارے بشمول آئی ایم ایف کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ جو جہاں تک بیانی کی بات تھی وہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب کچھ ہارڈ فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہ معاملات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے، ایک ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف کو اپنی سیاسی تاریخ کے مشکل ترین وقت کا سامنا ہے۔ 9 مئی کے واقعات ہوں یا پھر عمران خان کے خلاف درج 150 سے زائد مختلف مقدمات، ہزاروں کارکنوں کی گرفتاریاں ہوں، یا پھر روزانہ پریس کانفرنسز کر کے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والے لیڈروں کے جتھے، پاکستان تحریک انصاف کو ایک مشکل ترین صورتحال درپیش ہے۔ عمران خان کی تقریر اور گفتگو پاکستان میڈیا پر بین ہے، حتیٰ کہ ان کے نام کی جگہ چیئرمین پی ٹی آئی کا استعارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اوپر سے عمران خان اپنی دوبارہ گرفتاری کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کو فوجی عدالت میں اپنے ٹرائل کا چیلنج بھی دے رہے ہیں، جس پر ہم نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی، اس پر بات بھی کی۔ مگر اس ساری مشکل کے باوجود آئی ایم ایف اسی عمران خان اور اس کی جماعت کو نہ صرف اعتماد میں لینا ضروری سمجھتا ہے، بلکہ مستقبل کے منظرنامے کے حوالے سے بھی ان کو انگیج کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان کو انگیج کیے بغیر آگے
मामलात जो हैं वो नहीं चल सकते। पीडीएम हुकूमत को ये काम करना चाहिए था, लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने ये काम नहीं किया। ये काम आईएमएफ ने किया और पाकिस्तान के मुल्क के सबसे मकबूल लीडर और उनकी सियासी जमात को एतमाद में लेना बहुत ही ज़रूरी समझा। आखिर इसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी चाहिए कि पिछले साल अप्रैल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बरसर इक़्तिदार थी और 2019 में इसने आईएमएफ से $6 अरब का मुआशी प्रोग्राम लिया था, जब मुल्क ख़राब तरीन मुआशी हालात से गुजर रहा था। दूसरी अहम तरीन वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। आईएमएफ जैसा इदारा हर इस जमात को अहमियत देगा जिसकी अवाम में मकबूलियत होगी। और ये भी याद रखें कि मौजूदा सेटअप में जब मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद इसी साल के आखिर में इंतखाबात मुतवक्के हैं, लिहाजा आईएमएफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में एक और बड़े प्लेयर के तौर पर देख रहा है, इसलिए इसको एतमाद में भी ले रहा है। इस मुलाकात की एक और बड़ी वजह यह भी है कि इस साल मई के आखिरी हफ्ते में आईएमएफ के पाकिस्तान में मौजूद नुमाइंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ 9 मई के तनाजुर में दर्ज होने वाले मुकदमात और गिरफ्तारियों के तनाजुर में यह बयान दिया कि उनको उम्मीद है कि आगे मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। याद रखिएगा कि आईएमएफ पाकिस्तान की मौजूदा अंदरूनी सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और उनको मालूम था कि जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है इसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी दौरान ये खबरें भी आती रही कि आईएमएफ के साथ मुआहिदा ना होने की एक बड़ी वजह इस इदारे को पाकिस्तान में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के हवाले से दरपेश सूरत हाल पर तशवीश है। इसके साथ साथ आज की मुलाकात की एक अहम तरीन अंदरूनी जहत या जाविया भी है। ज़राए बताते हैं कि आईएमएफ वफ़द से मुलाकात में असद उमर को इमरान खान की जानिब से मदऊ नहीं किया गया, जिन्होंने हालिया दिनों में इमरान खान की पॉलिसीज़ पर तनकीद की थी और उनको पार्टी की सदारत यानी शाह महमूद कुरैशी के हाथ सौंपने का मशवरा जो है वो दिया था। मतलब ये निकला कि वही असद उमर जिन पर इमरान खान का हद दर्जा एतमाद था वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग हैं और इनका वहाँ अब कोई सियासी मुस्तकबिल कम अज़ कम मुझे तो नज़र जो है वो नहीं आ रहा। और इसीलिए व्यूअर्स हमने प्रोग्राम के शुरू में कुछ सवालात आपके सामने रखे और ये उस मुलाकात के तनाजुर में सवालात मैंने तैयार किए थे जिनका इस वक्त जो मुलाकात ज़मान पाक में जो है वो जारी है। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि अब कौमी असम्बली वक्त से पहले तहलील होगी या नहीं होगी, ये एक बुनियादी सवाल है। और आपको बता दें कि एक प्लानिंग कर ली गई है और प्लानिंग ये की गई है कि जनाब किसी तरह 8 या 10 अगस्त के दरमियान जो हुकूमत है उसे तहलील कर दिया जाए। अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि अगर टाइम पूरा करें तो 60 रोज़ में इंतखाबात करवाने, और अगर एक दिन भी पहले हुकूमत तहलील कर दी जाती है तो इसका मतलब जनाब ये होगा कि आप 90 दिन में इंतखाबात करवाएंगे, यानी एक्स्ट्रा 30 डेज़ इनको मिल जाएंगे। और इनकी कोशिश भी ये होगी क्योंकि जिस खूबसूरती के साथ जो निगरान हुकूमत काम कर रही है, इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह इस वक्त को और इस टेन्योर को बढ़ाया जा सके। फिर हुकूमत कौमी असम्बली अपनी मुद्दत से चंद रोज़ कबल तहलील क्यों करना चाहती है, इसकी बुनियादी वजह मैंने आपके सामने रख दी। हुकूमती वज़रा 60 दिनों में इंतखाबात के इनेकाद से खाइफ हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है क्योंकि वज़रा ये चाहते थे कि किसी तरह उन्हें ज़्यादा वक्त मिले और दूसरी तरफ जो है एक बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें ये समझती हैं कि उन्हें इलेक्शन कैंपेन की तैयारी नहीं मिलेगी और फिर ये जो जोड़ तोड़ का मामला है, नवाज शरीफ के मुकदमात हैं, इसे किसी न किसी नुक्ते पर लाकर जो है वो ख़त्म करना है। निगरान सेटअप 90 रोज़ से ज़्यादा भी चल सकता है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ ताकतें अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगी। पावरफुल जो कॉरिडोर्स हैं वो यकीनन वहाँ से ऐसी हवाओं को चलाएंगे आर्टिफिशियल तरीके से, बड़े बड़े पंखे लगाकर, जिससे ये वक्त जो है मज़ीद आगे जा सकता है और उस वक्त तक आगे बढ़ाएंगे जब तक ये चाहेंगे। अब एक और भी बड़ा मामला इसके अंदर ख़राब हो गया जब हुकूमत टूट जाएगी और एक शख्स को आपने कंट्रोल करना है जिसका नाम है इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियार में है कि वो तारीख दे या ना दे, इसके ऊपर कोई पाकिस्तान की अदालत भी कुछ नहीं कर सकती और उसको कंट्रोल करना शायद आसान होगा क्योंकि पार्लियामेंट तहलील हो चुकी होगी और पार्लियामेंट इसको अनडू नहीं कर सकती। और फिर जितनी भी जमातें हैं वो भी समझती हैं कि वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजरे, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी की एक अपनी हुकूमत है। लोग ये समझते हैं कि नून लीग की हुकूमत है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के ज़्यादा करीब लोग हैं, ये उनकी हुकूमत है।
اور پھر نواز شریف ستمبر کے تیسرے ہفتے میں پاکستان آ رہے ہیں. کچھ لوگ 14 اگست کہہ رہے ہیں, پھر ستمبر کی بات آ گئی. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں میں سے تاریخ کون سی ملتی ہے, چونکہ پہلی کل عدالتی ایک ریلیف جو ہے ہمیں ملا. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو ملا, اور کس طرح سے ملا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ میں نگران وزیراعظم اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اختلاف, یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے, یاد رکھیے گا. کیونکہ میں نے آپ کو کچھ روز پہلے ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ مریم کیا چاہتی ہیں, نواز شریف کیا چاہتے ہیں, کس کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار وہ سمجھتے ہیں, اور دوسری طرف نواز شریف کی جگہ جو آصف علی زرداری ہیں وہ صدارت, اور ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وزیراعظم جو ہے ان کا بیٹا ہو. تو اس کے اوپر بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فارمولہ جو ہے اب تک طے نہیں پایا, چونکہ جہانگیر ترین صاحب نے کہاں کھڑے ہونا ہے, کس کے ساتھ جانا ہے, اور کیا معاملات کیسے آگے بڑھیں گے. یہ تمام انتہائی سنجیدہ سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے نومبر 2023 تک صورتحال کتنی آسان یا مزید مشکل ہو سکتی ہے. دیکھیں IMF کے یہ جو معاملات ہیں, اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ لوگ عمران خان کا اگر مقدمہ فوجی عدالت میں لے گئے تو پھر حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے, یاد رکھیے گا. اور پاکستان کے اندر ایک نظیر سیٹ ہو جائے گی, ایک پریسیڈنٹ آپ اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, پھر کوئی بچے گا نہیں. چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں, ان کا بھی مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا. نواز شریف صاحب ہوں, ان کا بھی مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا. کیونکہ وقت جو ہے نا وہ کسی کا نہیں ہوتا. آج آپ کا وقت ہے, کل کسی اور کا ہوگا. کل اسی طرح کی ایک نئے پیج کی کہانی ہمیں سننے کو ملے گی کہ ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں, اور پھر پاکستان کے اندر وہی کچھ ہوگا جو اس پیج پر موجود طاقتیں سوچیں گی. ویورز, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ریئیکشن جو ہے وہ آیا ہے, اور یہ لٹل منینز جو ہیں اس حکومت وقت کے, ان کی طرف سے یہ ریئیکشن آیا. اور کیا کہا گیا ہے یہ لٹل منین کی طرف سے, اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور یہ صاحب جی کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم صاحب کے, اور انہوں نے یہ کہا کہ IMF ٹیم چیئرمین عمران خان کو اس لیے مل رہی ہے کہ ان سے یقین دہانی کروائی جا سکے کہ جناب آپ نے اب کوئی خط نہیں لکھنا اور IMF کے معاملات کے اندر ٹانگ نہیں اڑانی. یہ دس از دا بیسٹ آنسر ہی کین کم اپ ود, اور اس سے بہترین جواب, اور اس سے بہترین جب ان سے سوال کیا گیا, اس سے بہترین جواب وہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. لیکن اصل حقائق یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی جماعت سے اگر ملاقات ہوگی تو عمران خان سے کیوں ملاقات نہیں ہوگی. اس کا جواب IMF نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دے دیا. ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے